हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? तैयारी आपकी अच्छी चल रही कि नहीं चल रही? देखिए यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस सेट एक और लेकर आ गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इतनी मेहनत करके आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, तो आप लोग पूरा एक बार जरूर लगेगा जाकि पता चले कि आप अभी तक कितना स्कोर कर पा रहे हैं। समय आपके पास कम बचा है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। इससे पहले इसको मिला करके हमने पूरे 7 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं फुल वाले, तो सभी को जाकर देखना बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया हो जाता है एग्जाम का, और बहुत सारे प्रश्न फंस भी जाएंगे इसमें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये टेस्ट। तो इसमें सबसे पहले जो हम सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को करने वाले हैं, और सामान्य ज्ञान में क्या है, आपको जीके भी देखने को मिलेगी, स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगी, और आपकी करंट अफेयर भी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। आप लोग बस इतना प्रॉमिस कीजिए कि लास्ट में जब टेस्ट खत्म होगा तो आप लोग हमको बताएंगे कि हमने 100 में से कितना स्कोर किया है, ताकि हम भी जाने कि हमारे बच्चे कितना यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न कि एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। एक सींग वाले गैंडा के लिए जो प्रसिद्ध है वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। और दुधवा ये कहाँ पर है, ये याद रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर में। ठीक, गिर कहाँ पे है, ये गुजरात में है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। जो सार्क है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसको कहा जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा काठमांडू। कहाँ? नेपाल में, काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है, याद रखेंगे। एक ऐसी संगठन या फिर संस्था जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है और वो इंटरनेशनल है, तो कौन सी हो जाएगी? तो आप देखिएगा जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, गुरुग्राम में है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि किस बैंक का नाम 1 जुलाई 1955 को बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था, ठीक है। एक बैंक है जिसका नाम बदल कर रख दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 में। इससे पहले ये कौन सी बैंक जानी जाती थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता था। क्वेश्चनों का लेवल हमने बहुत अच्छा रखा है, आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा। फिर कहते हैं कि भारत सरकार ने तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन एवं प्रसार पर प्रतिबंध किस तारीख को आरोपित किया था? ये सिर्फ प्रतिबंध लगाया गया था, लागू नहीं है। अभी भी विमल पान मसाला बिकता है टीवी वगैरह में, तो आपको पता ही है। तो 4 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों 1 मई 2004। कब? 1 मई 2004 को लगाया गया था तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन और प्रसार पर प्रतिबंध, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। इसमें कहते हैं कि जौनसारी, खरवार एवं थारू जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं, ठीक। ये देखिएगा कितना अच्छा प्रश्न है। तो जो जौनसारी, खरवार और थारू जनजाति हैं मुख्यतः किस प्रदेश में रहती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश में ये निवास करती हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में कहते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के प्राप्ति के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। भारत ने जब स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी उस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो सभी को पता होगा, दिमाग में आ रहा होगा कि आपका जेबी कृपलानी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन के साथ दिखाते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी, जीपी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो कहते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? अब देखिए राष्ट्रपति का जो है महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया अनुच्छेद 61 में। तो हमने कई बार इसको बताया है कि ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से 2/3 बहुमत के साथ पास होना चाहिए, और किसी में भी ये जो है बिल पेश किया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाने का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि चचाई जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कितना अच्छा प्रश्न हम लेकर आए आपके लिए। तो चचाई जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है चचाई जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी कौन सी? अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है ये भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। प्रायद्वीपीय क्षेत्र आपका माना जाता है साउथ वाला, तो अनामुडी जो है ये क्या है? आपकी
सबसे ऊंची चोटी है भारतीय प्रायद्वीप की। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें तो कहते हैं कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया है। बेसिकली यहाँ पे एनजीटी की बात कर रहे हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो याद रखेंगे ये जब पारित किया गया था वो डेट थी 2010, ठीक है, वो सन था 2010। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, टीसीएस का फेवरेट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10 का बी वाला, तो इसको आप ध्यान से करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य ने जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। बेसिकली ये 2020 की रिपोर्ट है, लेकिन ये पब्लिश हुई थी 2021 में, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस राज्य ने जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा आपका उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने इस स्थान को प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जो प्राप्त किया गया है किसके द्वारा, चलिए आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 12 बिल्कुल सही होगा, दया प्रकाश सिन्हा। किसको, दया प्रकाश सिन्हा को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो शक्तिशाली स्थान पर है वो भारत कौन सी रैंक पे है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, 83वें स्थान पर। किसमें, 83वें स्थान पर है भारत, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 के बच्चों के शब्द के रूप में चुना है। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों के शब्द के रूप में जो चुना गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा 2021 के लिए, तो वो शब्द था चिंता, यानी कि स्ट्रेस। याद रखेंगे बड़े बुजुर्गों ने कहा है चिंता और चिता में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, तो इसी को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए बोला गया है कि जो चिंता शब्द है ना ये बच्चों के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो इसी शब्द को यहाँ पर माना गया था 2021 का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो इसमें कहते हैं कि विद्युत मंत्रालय के प्रमुख उजाला कार्यक्रम ने 5 जनवरी 2022 को कितने साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। ठीक है, 5 जनवरी 2022 को कितने साल सफलतापूर्वक पूरे किए विद्युत मंत्रालय के प्रमुख उजाला कार्यक्रम। उजाला कार्यक्रम, उज्ज्वला कार्यक्रम दोनों अलग अलग हैं। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 7 वर्ष। इसने क्या किया, 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, एकदम लेटेस्ट है ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि किस राज्य ने नेपाल के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किए हैं। ठीक है, किस राज्य ने नेपाल के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किए हैं। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। कौन सा, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर रामानुजाचार्य की 216 फीट की मूर्ति का उद्घाटन किया। ये तो बहुत ही हाल ही का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर हैदराबाद। क्या, हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामानुजन की 216 फीट की मूर्ति का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं किसने अंडर 19 एशिया क्रिकेट 2000 जीत लिया है। ठीक है, अंडर 19 एशिया क्रिकेट विश्व कप 2021 ने जीता। तो सभी को पता होगा ये हो जाएगा यहाँ पर 18 का राइट आंसर भारत। ठीक है, भारत ने जीता है ये अंडर एशिया क्रिकेट की बात कर लें। अगर यहाँ वर्ल्ड विश्व कप की भी बात कर लें तो विश्व कप भी भारत ने जीता है। ठीक है, विश्व कप और एशिया कप दोनों भारत ने जीता है। यहाँ पर एशिया कप की बात करी जा रही थी, मेरी जुबान फिसल गई जिससे मैंने विश्व कप बोल दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि विश्व कप भी इंडिया ने ही जीता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर तो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। तो गंगा एक्सप्रेसवे की जो आधारशिला रखी गई है वो कहाँ पे रखी गई है। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का एक जिला है शाहजहांपुर। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि भारत ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में कुल कितने पदक जीते। ठीक है, भारत ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में कुल कितने पदक जीते हैं। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा 16 पदक। टोटल पदक कितने जीते हैं, 16 पदक जीते हैं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि उत्तराखंड के किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड राज्य का एक ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो करंट अफेयर है तो कहीं से भी आ सकता है, तो ये हो जाएंगे क्रिकेटर विकेट कीपर ऋषभ पंत। ठीक है, क्रिकेटर विकेट कीपर जो ऋषभ पंत हैं उनको
उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना को प्राप्त चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना को प्राप्त चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, उसका जो नाम रखा गया है वो हो जाएगा INS, कौन सी, INS वेला। क्या होगी, INS वेला, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहते हैं कि किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकोन का सफल परीक्षण किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकोन का जो सफल परीक्षण किया है वो किसने किया है, रसिया। किसने किया है, रसिया। तो हाल ही में अभी देखा कि यहाँ पे रूस और यूक्रेन में युद्ध भी शुरू हो गया है, अभी लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा हूँ आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकोन का सफल परीक्षण रूस ने किया है। क्वेश्चन का लेवल देख रहे होंगे कि बहुत ही अच्छा मैंने रखा है एग्जाम के तरह से। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि भारत में हर साल कौन सा दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए ये प्रश्न क्या है, ये ऐसे प्रश्न है ना जैसे कि आपके स्टैटिक जीके आपके आनी है, तो स्टैटिक जीके में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की डेट अलग है, लेकिन ये आपकी हो जाएगी 26 नवंबर को मनाई जाती है भारतीय में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूरे भारत में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहते हैं कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। भारत के जो पहले रेल मंत्री थे सबसे, वो कौन से हो जाएंगे, तो वो आपके हो जाएंगे जॉन मथाई। कौन, जॉन मथाई। ये भारत के पहले रेल मंत्री माने जाते हैं, या माने क्या जाते हैं, बने ही थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो देखिए 25% हमने यहाँ पे किस चीज़ के कर लिए, खत्म कर लिए, समान ज्ञान के। अब चलिए हम चलते हैं किस तरफ, बहुत सही, समान विज्ञान की तरफ, यानी कि विज्ञान के आपके 25% आने हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए देखिए, अगर लास्ट टाइम में आपके रिवीजन करना है ना सारी चीज़ों का, तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे ज़रूरी है कि सामाजिक विज्ञान के 1000 प्लस MCQ हम दे रहे हैं, विज्ञान के 1000 प्लस MCQ दे रहे हैं जो NCERT पैटर्न पे दोनों बेस्ड हैं, करंट अफेयर प्लस GK 1000 MCQ दे रहे हैं, लूसेंट का 1001 लाइन यानी कि लूसेंट की 1000% दे रहे हैं। सभी को पता है कि लूसेंट का कितना फंसता है एग्जाम में। फिर 5 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं आपको, जो मैं यूट्यूब पे करा रहा हूँ, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक PDF वो आपको मिलने वाली है, और सिर्फ 35 रुपये में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 35 रुपये में, सिर्फ मेहनत का पैसा हम आपसे ले रहे हैं, कोई भी फालतू का पैसा नहीं ले रहे हैं। इसके लिए सिर्फ आपको इस WhatsApp नंबर पे हमको मैसेज कर देना है, आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छी रहेगी, एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके। तो चलिए साइंस के कुछ 25 प्रश्नों को नज़र ले लेते हैं इसी प्रैक्टिस सेट में। तो कहते हैं कि पपीते का पीला रंग किस कारण होता है। अब जो पपीता है ना, इसका पीला रंग जो होता है वो किस कारण होता है, तो सभी को पता होना चाहिए कि कैरिका जेंथिन नामक इसमें पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा, कैरिका जेंथिन। इसी के कारण पपीते का जो रंग होता है वो पीला होता है। एक टमाटर का भी लाल रंग पूछा जाता है, तो वो किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं जो खमीर है वो एक उदाहरण है, ठीक है। जो खमीर है वो एक किस चीज़ का उदाहरण है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा वो कवक का है, ठीक है। याद रखेंगे खमीर जो होता है वो एक बेसिकली यहाँ पर कवक का, फंजाई का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि विटामिन है क्या। अब विटामिन देखिए क्या है, तो देखिएगा विटामिन की जो खोज करी थी किसने करी थी, फंक ने करी थी, ठीक है। और यहाँ पे इसके बहुत सारे विटामिन है B C, ठीक है। और B C जो विटामिन है ये जल में घुलनशील है, सभी को पता है, ठीक है। और ऐसा यहाँ पे ये विटामिन C एक ऐसा विटामिन है जो विटामिन है उसके साथ साथ एसिड भी है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सारे क्वेश्चन। तो ये बेसिकली होते क्या हैं, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। कौन से होते हैं विटामिन, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि निम्न में से किस धातु से इटाई इटाई रोग होता है। एक धातु है, एक मेटल है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इटाई इटाई रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 29 का कैडमियम। क्या, कैडमियम की वजह से इटाई इटाई रोग हो जाता है। और मरकरी से एक रोग होता है, वो भी याद रखेंगे, वो होता है कौन, मिनी माता, ठीक है। मिनी माता जो रोग होता है वो मरकरी से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, तो इसमें कहते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा, इसी की हम बात कर रहे थे। तो याद रखेंगे विटामिन C जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है, ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन A जो होता है ना, ये क्या होता है, ये आपका गाजर में पाया जाता है, ये आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन K क्या होता है, रक्त का थपका बनने में मदद करता है। विटामिन D होता है जो ये क्या होता है, धूप से मिलती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं
कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अब मास्टर ग्लैंड है जो किसे कहा जाता है, सभी को पता होगा ये, तो ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि। कहाँ पे स्थित होती है, दिमाग में यानी मस्तिष्क में स्थित होती है। याद रखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है। ठीक है, जो आदर्श गैस है उसकी ऊर्जा किस पर आधारित होती है। तो जो आइडियल गैस होती है बेसिकली इसकी ऊर्जा जो आधारित होती है सभी को पता है तापमान पर, किस पे, इसके टेम्परेचर पर इसकी आदर्श गैस जो है वो मतलब आधारित होती है। अब कहते हैं ना 1 ग्राम यहाँ पे किसी भी ईंधन को जलाने पर जितनी ऊष्मा निकलती है ना वो इसका ऊष्मी मान कहलाता है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 33 जो कहता है वो देख लेंगे, तो कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं। बेसिकली जो आरबीसी होती हैं ना ये कहाँ पे बनती हैं, तो याद रखेंगे जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं 33 का राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। ठीक है, जो बोन मैरो होती है वहाँ पर इनका निर्माण होता है, वहाँ पर ये बनती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है। ठीक है, जो आपका सूर्य है उसमें सबसे ज़्यादा तत्व जो है वो सर्वाधिक मात्रा में है, तो देखेंगे तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो सभी को पता है हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन की वजह से यहाँ पर सूर्य ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है। अब आकाश नीला दिखाई देता है, अब आप लोग तो सोचते होंगे कि भैया 7 कलर हैं तो इससे 7 कलर में से क्यों नहीं दिखाई देता है, नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। और अंतरिक्ष में कैसा दिखाई देता है, अंतरिक्ष में काला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, एटमॉस्फेयर वगैरह है ही नहीं, तो उसमें प्रकीर्णन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, साइंस से रिलेटेड है, तो देखिएगा पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान में रखिएगा। थोड़ी सी इसके बारे में और जानकारी दे, तो पहली बार जो मनाया गया था 1970 में मनाया गया था, और उसकी जो इस बार की थीम रखी गई थी रिस्टोर आवर अर्थ। क्या होगा, रिस्टोर आवर अर्थ, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट जब शुरू किया गया तो वो क्या कब शुरू किया गया, तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने करी थी। ठीक है, जो मानव शरीर है इसमें कोशिका की खोज किसने करी थी, सेल डिस्कवर्ड बाय। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब करी गई थी, शायद 1665 में करी गई थी, तो याद रखेंगे रॉबर्ट हुक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेगा, तो कहते हैं किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, कौन सा विटामिन की कमी या फिर पोषक तत्व की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। हमने बताया था विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वाशरकोर रोग होता है। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, इसमें हो जाता है आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। याद रखेंगे, सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कहते हैं कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। ठीक है, जो वाटर में अगर वायु का बुलबुला है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। किस तरीके से, वो अवतल लेंस की तरह यहाँ पे कार्य करता है। याद रखेंगे कॉनकेव लेंस की तरह ये बिहेव करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। ठीक है, और एक हॉर्स पावर की अगर बात कर लेते हैं तो उसमें कितना वाट होता है, तो बहुत ही रटा होगा सभी को, 746। इसका राइट आंसर कितना, 746 हॉर्स पावर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है। ठीक है, जो क्यूसेक है इसमें क्या मापा जाता है, तो याद रखेंगे 42 का राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा जल का बहाव। क्या, जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक में। कहते हैं ना कि इतने क्यूसेक पानी जो है ये नदी में छोड़ा गया बांध से, तो याद रखेंगे ये बहाव मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि यहाँ पर पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है 43 का वो राइट आंसर होगा यहाँ पे द्रव्यमान। क्या होगा, जो द्रव्यमान है जो इसका मास है वो प्राप्त किया जाता है। याद रखेंगे, चलिए याद रखेंगे संवेग और वेग के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखेंगे ये दिया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा।
द्वारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जब पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनके पास सेब गिरा था, ठीक है। ऐसा नहीं है, याद रखेंगे, ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि शायद पेड़ गिर गया होता तो फिजिक्स ही ना होती। तो आइजैक न्यूटन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती हैं, ठीक है। जो वर्षा की बूंदें होती है, जो बारिश होती है, उसकी बूंद हमेशा गोल क्यों होती है? इसकी वजह होती है यहाँ पर आपका पृष्ठ तनाव या कि सरफेस टेंशन। क्या होता है? सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ पे जो इसकी बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं। अगर सरफेस टेंशन ना हो तो आपने सोचा क्या होगा? बिल्कुल ऐसे ही पानी गिरेगा और काफ़ी तेज़ मात्रा में गिरेगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि जब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपवर्तित होता है, ठीक है। एक माध्यम से मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल कर रही है तो उसमें कौन सी चीज़ है जो कभी चेंज ही नहीं होगी? तो याद रखेंगे 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपकी आवृत्ति, ठीक है। जो आवृत्ति होती है ये चेंज नहीं होगी, आवृत्ति चेंज नहीं होगी, बाकी इसकी जो इंटेंसिटी है, स्पीड है और इसका वेवलेंथ है, ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन आवृत्ति फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज नहीं होती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा यहाँ पर, कहते हैं कि दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य यानी सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? तो याद रखेंगे ये होती है यहाँ पे बैंगनी कलर की, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? वो रेड होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि एंथोफोबिया निम्न का डर किससे संबंधित है? कि डर होता है जो होता है एंथोफोबिया। अब एंथोफोबिया का मतलब बेसिकली डर ही होता है, लेकिन फोबिया जो होता है ना वो एंथोफोबिया वाला किस चीज़ के लिए होता है? तो याद रखेंगे ये होता है पुष्पों का, यानी कि किसी किसी को पौधों से डर लगता है। ये देखिए भाई कितने अच्छे आदमी, इनको पौधों से डर लगता है। तो एंथोफोबिया का मतलब क्या होता है? जो पुष्पों से डरते हैं वो आपके कहलाते हैं क्या? एंथोफोबिया वाले व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि बच्चों में प्रोटीन की यहाँ पे न्यूनता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन की कमी से जो रोग उत्पन्न होता है वो कौन सा हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे मेरास्मस। क्या होगा? मेरास्मस रोग है जो ये प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रोटीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, बल्कि साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। तो कहते हैं कि मक्का में सफ़ेद वाली किस तत्व की कमी से होती है, ठीक है। जब मक्का हमेशा देखिए थोड़ा सा येलो कलर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कोई मक्का जो होती है बिल्कुल वाइट हो जाती है, ठीक है। तो वह किस चीज़ की कमी के कारण हो जाता है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा जिंक। उसमें जिंक की काफ़ी कमी होती है, इसी वजह से क्या होता है? वो वाइट हो जाती है मक्का। तो साइंस के 25 क्वेश्चन किए। आई होप थोड़ा सा हमने साइंस के प्रश्नों को आसान रखा था, मैं भी इसको समझ रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेगा। अब आएंगे सामाजिक विज्ञान की तरफ। सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सोशल साइंस में ना इतना कुछ आता है, इतना कुछ आता है कि 25 क्वेश्चन सोचते हैं हम कहाँ से रखें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले कि छत्रपति शिवाजी महाराज को किस वर्ष में मराठा राजा के रूप में ताज पहनाया गया था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज को कब पहनाया गया था? ये हो जाएंगे 1664। प्रश्न पूछा जाता है कई बार, 1664 में शिवाजी महाराज को यहाँ पे ताज पहनाया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि जो कर्ण वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो 52 का जो राइट आंसर होगा वासुदेव। कौन थे? वासुदेव जो थे वो कर्ण वंश के संस्थापक थे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर इनके द्वारा बनवाए गए थे, ठीक है। दिलवाड़ा के जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है ना वो किसके द्वारा बनवाए गए? तो 53 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा? चालुक्यों के द्वारा। किसके द्वारा? चालुक्यों के द्वारा। दिलवाड़ा कहाँ है? ये राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान में है ये मंदिर बनवाए गए थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 54, तो कहता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वर्ष कब पारित किया गया था, ठीक। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो चालू किया गया वो किया गया था 1856 में, याद रखेंगे। 1856 में हिंदू विधवा का पुनर्विवाह अधिनियम स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि आपदा प्रबंधन एक्ट, जो आपका आपदा प्रबंधन एक्ट है ये कब पारित हुआ था? दो तरीके के प्रश्न आता है, ये कब पेश हुआ था? तो याद रखेंगे जो पेश हुआ था ये बिल, तो ये थी 2004 में, और जब ये पारित हुआ था तब ये डेट थी 2005, याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है, 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी 2005 में क्या आया था? आरटीआई भी आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी याद रखेंगे 2005 में आया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा हो जाएगा? तो 56 का आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर परम 8000। क्या होगा? परम 8000, ये राइट आंसर है इसका।
पहला सुपर कंप्यूटर ये बना था, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो ये तो सभी को पता है, ये 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। भाषाएं किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। ऐसा प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए जरा। तो कहते हैं बुल और बियर किस व्यावसायिक गतिविधि से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बुल और बियर किस व्यावसायिक गतिविधि से जुड़े हुए हैं, तो देखिए इसका मतलब कहता है, अब बुल क्या करता है ना, अपनी सींगों से मार्केट को ऊपर उठाने का दर्शाता है, इसे इंडिकेट किया जाता है। बुल क्या करता है, अपने पंजों से जमीन खींचता है, तो उसका मतलब क्या है, मार्केट नीचे गिर रही है। इसीलिए बुल और बेयर जो होते हैं ये दो शब्द इसमें ऐड किए जाते हैं। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेयर बाजार। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये मुंबई में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि पेडीमेंट निर्माण किससे संबंधित है, ठीक है। पेडीमेंट निर्माण जो संबंधित है वो किससे है, तो 59 का राइट आंसर होगा आपके लिए, वो हो जाएगा नदी क्रिया। किससे? नदी क्रिया से संबंधित है। यहाँ पे पेडीमेंट जो निर्माण होता है वो नदी में होता है, तो नदी क्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60 देखें। तो कहते हैं कि भारत में कोयला उत्पन्न करने वाली भौतिकी समूह कौन से है, ठीक है। भारत में जो कोयला उत्पन्न करने वाली, बेसिकली यहाँ पे जो कह सकते हैं कि किस लेयर में पाया जाता है, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना। गोंडवाना जो है ना, उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे कोयला पाया जाता है, तो याद रखेंगे गोंडवाना ऑप्शन नंबर डी में होगा। तो चलिए आपको आंसर हम पहले ही बता देते हैं, तो ये डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखें यहाँ पे 61। तो कहता है किलायू ज्वालामुखी अवस्थित है, ठीक। किलायू ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा हवाई द्वीप। कहाँ? हवाई द्वीप में किलायू ज्वालामुखी यहाँ पर अवस्थित है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये आपका फटता रहता है, मतलब ये एक्टिव ज्वालामुखी है। भारत में एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन ज्वालामुखी है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। कहते हैं विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया, ठीक। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था, तो 62 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा अमेरिका। कहाँ? अमेरिका हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अमेरिका में स्थापित किया गया पूरे विश्व का। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो कहते हैं ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। तो नाथुला दर्रा स्थित है, ठीक है। जो नाथुला दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। कहाँ पे? सिक्किम में स्थित है आपका नाथुला दर्रा, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो कहते हैं कि डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। एक क्षेत्र है जिसका नाम है डोनबास, तो यह कहाँ प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। जो डोनबास क्षेत्र है ना, ये बेसिकली यहाँ पे कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए? कोयले के लिए प्रसिद्ध है डोनबास क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला। तो कहता है कि समभारी रेखाएं क्या दर्शाती हैं। अब देखिए समभारी रेखाएं जो होती हैं वो क्या चीज़ दर्शाती हैं बेसिकली, तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो गाइस जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा यहाँ पे दाब, ठीक है। किस चीज़ को दिखाते हैं? समभारी रेखाएं जो है ये प्रेशर को दिखाती हैं, दाब को दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, ठीक। कांडला बंदरगाह जो स्थित है वो कहाँ पर है, तो 66 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपके लिए वो हो जाएगा यहाँ पे कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में स्थित है कांडला बंदरगाह। और बेसिकली अगर यहाँ पे ऑप्शन होता गुजरात, तो गुजरात भी आप सही कर देते हैं, क्योंकि कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात में है, याद रखेंगे। एक लोथल बंदरगाह है जो हड़प्पा काल सभ्यता से संबंधित है, तो ये भी कहाँ पे है? गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। कौन सा? कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो देखिएगा कांगेर घाटी नेशनल पार्क स्थित है 67 का, और छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कहाँ? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि महाजनपदों में सूरसेन की राजधानी क्या थी। अब देखिए उस समय कितने थे, टोटल 16 महाजनपद हुआ करते थे। उस समय जो सूरसेन की राजधानी थी ना वो क्या थी, तो याद रखेंगे ये थी मथुरा। क्या होगा राइट आंसर इसका? मथुरा हो जाएगा। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा यहाँ पर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आप लोग अच्छे से इसका टेस्ट दे रहे होंगे, आपका एग्जाम भी अच्छा होगा।
सामाजिक सुधार से संबंधित बेंटिक का प्रमुख कार्य क्या है। अब सामाजिक सुधारों से संबंधित जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इनका जो सामाजिक सुधार का काम था वो क्या था, इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा का अंत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1829 की ये बात है। सती प्रथा में इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भारत में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पंचवर्षीय योजना आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा यहाँ पे गरीबी हटाओ वाला आंदोलन दिया गया था। पंचवर्षीय योजना 5वें में था वो, ठीक है। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर था कृषि, ठीक है। कृषि जो योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य था, और इसमें यहाँ पर घाटा उठाना भी पड़ा था। यहाँ पर इसको जो योजना समाप्त हुई थी, जितना इन्होंने सोचा था उतना हुआ नहीं था। क्वेश्चन नंबर देखिए 71। तो कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु परीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह किसने कहा था। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रश्न है कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि कभी भी किसी का वेट नहीं करती। तो 71 का राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये चीज़ कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 72 देखें तो कहते हैं कि हरपुरा किस राज्य में स्थित है। अब हरपुरा है तो हरपुरा से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 72 का राइट आंसर गुजरात में होगा। कहाँ, हरिपुरा जो है वो गुजरात में स्थित। अब ये आप समझ गए होंगे किससे रिलेट करना है इसको, ठीक है। तो हरिपुरा अधिवेशन आपको याद आ रहा होगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन हुआ करता था 1938 में। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता करी थी। हरिपुरा कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। जो पॉली हाउसेस होते हैं इसमें प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे 73 का राइट आंसर पौधों को उगा लेगी। किसके, पौधों को उगाने के लिए पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो यहाँ पे कहते हैं गोल कृमि से होने वाला रोग कौन सा है, ठीक है। जो गोल कृमि होते हैं उनसे होने वाला जो रोग है वो कौन सा हो जाएगा, ये फाइलेरिया हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है साइंस का, सोशल साइंस में इन्होंने डाल दिया है, कोई बात नहीं। टाइपिंग वाले को बहुत ही यहाँ पर अच्छे से बताना पड़ेगा भैया, थोड़ा ध्यान से काम किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। तो कहते हैं यहाँ पर कि मनिका बत्रा जो हाल में ही चर्चा में रही किस खेल से संबंधित है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो मनिका बत्रा जो हाल ही में चर्चा में रही, देखिए इन्होंने जो आपका ओलंपिक हुआ था इसमें तो कोई मेडल नहीं जीता, लेकिन इन्होंने पिछली बार काफ़ी मेडल जीते थे। तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेबल टेनिस। कौन, मनिका बत्रा किससे संबंधित हैं, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल का सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 75 क्वेश्चन हो गए। तो मैं बताया था PDF अगर आपको चाहिए बहुत सारे, लगभग 5000 से प्लस यहाँ पे क्वेश्चन MCQ जो क्विक रिवीजन के लिए हैं वो आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको डिटेल मिलेगी। लिंक नहीं, आपको डिटेल ही मिल जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं मैथमेटिक्स की तरफ आपके। तो चलिए यहाँ पे गणित के प्रश्नों को ले लेते हैं। 25 प्रश्न आपके गणित के एग्जाम में इसमें आने हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न कि 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित किया जाए ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। क्योंकि नंबर सिस्टम आपके एग्जाम में अच्छे से दिया गया है, नंबर सिस्टम का एग्जाम बढ़िया आएगा। तो 3600 को यहाँ पे देखिए न्यूनतम संख्या से विभाजित किया जाए ताकि भागफल जो है पूर्ण घन हो जाए। तो सबसे पहले करेंगे 3600 का यहाँ पे हम LCM निकाल लेंगे, ठीक है। इसके गुणनफल निकाल लेंगे। तो 3600 का अगर आप LCM निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा वो देखिएगा, आप निकाल लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 2 × 2 आएगा, इस तरीके से आ जाएगा पूरा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये बोलते हैं 3 × 5, ये आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे गुणनफल किसके, 3600 के। अब कहते हैं कि न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। पूर्ण घन क्या होगा, मतलब 2 की पावर 3 है, इस तरीके से होता है ना कि 1 की पावर 3। तो यहाँ पे 3 के पेड़ बना लेंगे। देखिए इसका पेड़ बनना है, बाकी कोई पेड़ बन नहीं रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर इसको क्या रख लेंगे सबको, ठीक है। ये 5 5 5 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या 450, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 450 से इस संख्या को विभाजित करेंगे तो भागफल जो आएगा वो पूर्ण घन होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो अगले में यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से है। तो गाइस यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ बोडमास नियम लगाना है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना करना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे का लिखा होता है उसका मतलब होता है
गुणा करना है वहाँ पर, उसके बाद 2/5 है, फिर यहाँ पे गुणा, इसको हम चेंज कर देंगे, 4 3 12, 3 15/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इससे हम लोग काट सकते हैं, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिएगा, ये अगर इसको हम काटेंगे और यहाँ पे इससे काट देंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे कितना जाए, 3 1 3 है, 3 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके बाद हम आगे क्या पहुँचेंगे, ये 108/12 प्लस यहाँ पे 3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको और थोड़ा सा हम अगर थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, इसको और सॉल्व कर लीजिए काट पीट के, उसका एलसीएम लेके जो आपका राइट आंसर आएगा 10 सही 1/2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 सही 1/2 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं, फ़ोन में इतना स्पेस है नहीं, मतलब स्क्रीन पर जो आपको पूरा सॉल्व करके बताएं, लेकिन आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके कॉपी पेन लेके बैठे होंगे अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में यहाँ पे कहते हैं कि किसी परीक्षा में 93% छात्र जो है उत्तीर्ण हुए। ठीक है, किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए तथा 259 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं जो पास हुए हैं वो टोटल 93% है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा पास 93% है, और यहाँ पे जो फेल है वो आपको कितना दिख रहा है, फेल आपको दिख रहा है 7% है। ठीक है, फेल यहाँ पर आपको 7% दिख रहा है, तो क्या करेंगे सिंपल सा, अब 7% किसके बराबर है, 259 के, क्योंकि यहाँ पे इतना ही तो दे रहा है, 7% 259 के बराबर है। अब इसको अगर हम यहाँ पे 100% निकालने की कोशिश करें तो कैसे निकालते हैं, इसको यहाँ पे कर लेंगे 100/7 कर लेंगे। अब यहाँ पे इससे काट देंगे, तो काटने के बाद क्या हो जाएगा, 7 3 21 कट जाएगा ये, और 7 7 49 कट जाएगा, तो 3700 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल छात्रों की संख्या क्या आती है, 3700, क्योंकि इनका 100% 7% बराबर था 259 के, तो 100% जो बराबर होगा वो 3700 के हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 में बेचकर 10 का लाभ प्राप्त करता है तो लाभ परसेंट क्या होगा। तो बहुत ही आसान है। ठीक है, कितना आसान है, बहुत आसान। चलिए इसको सिंपल से अगर हम करके दिखाते हैं तो लाभ परसेंट क्या होता है, एक फार्मूला होता है। ठीक है, कुल लाभ, अब पूरा डिटेल में बता रहे हैं, जो बच्चे बहुत ही कमज़ोर है मैथ में वो भी सीख जाएं। कुल लाभ बटे यहाँ पे क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, जिस पे कोई वस्तु खरीदी जाती है, फिर यहाँ पे इंटू 100 हो जाएगा। इसी फार्मूले में इसको पुट कर देंगे तो कुल लाभ हमारा कितना हुआ, 10 हुआ है। और यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना आएगा, क्रय मूल्य कितना आएगा, क्योंकि अगर देखिए 100 रुपये में बेच रहा था, 100 रुपये में से अगर 10 घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि उसने 90 में खरीदी होगी तभी ना उसने 100 में बेचा है। तो नीचे यहाँ पे हम डायरेक्ट 90 लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे, इसको काट देंगे, काटने के बाद क्या होगा, 11 सही 1/9 इसका राइट आंसर होगा। क्या 11 सही 1/9 इसका राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये सी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में कहते हैं कि पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। ठीक है, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। 400 वर्ष के बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष हो जाता है। पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी होगी। तो देखिएगा जो आपका 80 का राइट आंसर है वो आपको क्या कहते हैं। तो चलिए देखिए, तो मान लेते हैं पुत्र की आयु x वर्ष है। ठीक है, मान लेंगे पुत्र जो है वो कितना है, वो x वर्ष है, तो पिता कितना हो जाएगा, तो पिता जो हो जाएगा वो 7 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि उसकी आयु जो है 7 गुना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 7 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कि 4 वर्ष बाद की बात करें, 4 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो 4 वर्ष बाद क्या है, इसको 4 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, x+4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7x+4 इज इक्वल टू 56 वर्ष, क्योंकि 4 वर्ष बाद उनकी दोनों उम्रों का योग जो है 56 वर्ष हो रहा है। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। इस इक्वेशन को हम 7 1 8 x हो जाएगा इधर, और ये 4 4 8 इधर चला जाएगा, 56 में माइनस हो जाएगा जाकर, तो कितना बचेगा 8x इक्वल टू ये बचेगा जाके 48। अब यहाँ पे 8 6 48 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्या होगी, x की वैल्यू 6 यहाँ पे आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में यहाँ पे कहते हैं 81 में यदि, ठीक है, यदि इतनी वैल्यू दे रखी है, ट्रिग्नोमेट्री का बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है तो चलिए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं जल्दी से। तो देखिएगा जो हमारी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, जो हमारी ये वैल्यू दे रखी है √b = 4a। ठीक है, तो ये इसको हम क्या करेंगे, सिंपल से अगर हम इसको देखें थोड़ा सा, इसको दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे। अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ तो b बचेगा क्योंकि रूट हट जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक है, 4 चौको 16, a का भी होगा तो 16a² हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो गया।
अब ऐसे अगर हो गया तो क्या करेंगे, ये b इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/16। देखिए कितना आसान था, बस आपको सोचना है कि कैसे हम इसका आंसर ला सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था मैट्रिक्स वाला। तो देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/16, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से आप इसको आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो यहाँ पे देखिए कहते हैं कि किसी साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में तिगुना हो जाता है। तो 20 वर्ष में वो तिगुना हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे इसको अगर सिंपली से करें, बिल्कुल बहुत ही बेसिक से करें, तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यही तो होता है, बिल्कुल होता है 1+RT/100 होता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में चीज़ों को पुट करेंगे, 3 गुना हो जाता है। मान लेते वो कितनी थी राशि पी थी, ठीक है, मान लीजिए राशि पी थी, वो 3 गुना हो जाती है। ठीक है, पूरा टोटल जो है 3 गुना हो जाता है। तो ये इसके आगे क्या था, यहाँ पे आर इंटू, अब 20, यहाँ पे 20 वर्ष है क्योंकि हमको टाइम दे रखा है, टी हमको दे रखी तो 20 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे 100 कर लेंगे। अब हमारा ये हो गया तो इसको काट देंगे, काटने पीटने के बाद जो हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी वो 10% आ जाएगी। कितना, 10% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, वरना इसकी ट्रिक करने की बहुत सारी हैं, डायरेक्ट भी इसको आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 13 संख्याओं का औसत इतना है, इनमें प्रथम 7 संख्याओं का औसत इतना है जबकि अंतिम 7 का औसत इतना है। तो आपको इसमें से निकालना है इसका राइट आंसर। तो सिंपल सा ऐसे प्रश्नों में करते गए हैं, कुछ नहीं करते हैं, जितना आपको यहाँ पे दिया है इसका टोटल कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए 7वीं संख्या, चलिए इसको निकाल के दिखाता हूँ। तो प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। ठीक है, प्रथम, अब टोटल कर लेंगे, टोटल निकालने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रथम 7 का इतना हो जाएगा, फिर अंतिम 7 का औसत कितना है, अंतिम 7 की बात कर रहे हैं तो 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इन दोनों को हम इसको जोड़ लेंगे, अलग अलग आप भी कर सकते हैं, वरना इक्वेशन में भी डाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, 13 गुणे 68 को हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा ये कितना आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 441, यहाँ पे ये प्लस में आ जाए 490, और यहाँ पे जो आएगा ये आएगा आपका 894। ठीक है, 894 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें इसको जोड़ करके माइनस कर देंगे तो आपका 47 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेगा, अब अगले प्रश्न में देखिए कितना बेहतरीन ये प्रश्न है, ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसकी ट्रिक भी होती हैं और इसकी यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, इसको आप इसको सिंपल सा फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको इसमें से घन में जाना है। ठीक है, घन में जाने के लिए क्या करेंगे, a+b का होल स्क्वायर हम लगा देंगे। क्या लगा दें, a+b का होल नहीं, माफ कीजिएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, a+b का जो क्यूब होता है वो हम इसमें लगाएंगे। तो सिंपल से देखिए इस वाले में लगाने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका x³ हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 मतलब x³ हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा, यही फार्मूला, आप सिर्फ फार्मूला लगा रहे हैं। देखिएगा ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वरना आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी इसको पूरा लगाने के बाद। ठीक है, इसमें भी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इसमें सिंपल साइज को क्या करेंगे, इसको क्यूब कर देंगे तो ये का 27 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको थोड़ा सा काट पीट देंगे, तो काटने पीटने के बाद आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 27 - 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको मिलेगा 3 3 9। ठीक है, तो ये का 18 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर 18 आ जाएगा, ना डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेगा, तो त्रिभुज वाला है कि एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर तथा उसका कर्ण 13 मीटर है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की लंबाई जो आधार है उसकी लंबाई 5 मीटर, उसका कर्ण 13 मीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो एक चित्र हम बना लेते हैं। तो देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहते हैं लंब है ये इतना आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो अब समकोण, ये वाली जो भुजा आपको 13 दे रखी है क्योंकि इसका हाइपोटेन्यूज इसका कर्ण है, बेस हमको 5 दे रखा है। तो सिंपल सा आपको लगाना है कौन सा फार्मूला, तो देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, हाफ आधार गुणे लंब, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। लेकिन उससे पहले हमको ये साइड निकालनी पड़ेगी। साइड के निकालने के क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कैसे निकलती है, देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ इसको स्क्वायर में से इसको घटा देंगे। ठीक है, 13 का कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ठीक है, 163 169 माइनस
यहाँ पे 25 कर लेंगे। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा एक 12, ठीक है 144 आएगा बेसिकली, लेकिन यहाँ पे जो क्या हो जाएगी 12 साइड आ जाएगी, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144, ये हमारी साइड 12 आ गई। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, हाफ आधा त्रिभुज का क्षेत्र, समकोण के त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू यहाँ पे जो आपका लंब होता है, ठीक है ये आपका होता है, ठीक है लंब इसको रख लेते हैं, चलिए समझ लीजिएगा आप। तो ये हो जाएगा, इसमें फार्मूला पुट कर देंगे तो बेस हमको 5 मिला है, लंब हमारा 12 था, तो 2 छंग 12 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो 30 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा 30 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आ गया। पाइथागोरस तो आप सभी लोग जानते हैं कैसे निकाला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो कहते हैं, अब यहाँ पे देखिए सॉलिड्स का क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से इसको दिया गया है। तो कहते हैं कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर है। एक बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो 264 वर्ग मीटर है, और उसका आयतन जो है वो 924 घन मीटर है। तो बेलन की ऊंचाई क्या है। ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, बस इतना हो सकता है कि कैलकुलेशन आपको टफ बना दी जाएगी, ठीक है। तो आप देखिएगा, आप यहाँ पे क्या करेंगे, बेलन का जो आपका आयतन होगा, बेलन का जो वॉल्यूम होगा वो आयतन होगा वो कितना होता है, अपॉन में क्या रख लेंगे, इसको रख लेंगे वक्र पृष्ठ होता है बेलन का, ये बेलन का ही है। तो देखिएगा ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, सभी को होता है, वॉल्यूम होता है बेलन का। उसके बाद ये कितना था, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है 2 पाई आर एच होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे वैल्यू आपको दे रखी है, ये कितनी है 924 है, और यहाँ पे ये आपको दे रखी है 264 है, ये 264 ही नीचे रख देंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा बहुत काट पीट लेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, तो काटने पीटने के बाद आपकी जो यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, ठीक है आर की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। अब यहाँ पे बोलता है बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब आर की वैल्यू आ गई, तो 2 पाई आर एच जो इसका दे रखा है ऑलरेडी हमको 264, तो 264 हमको ऑलरेडी दे रखा है। अब इसमें आर की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है आर की वैल्यू पुट करेंगे, 22/7 इसकी पाई के कर लेंगे, 2 के 2, चलिए मैं दिखाई देता, 22/7 इंटू यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, ये 264 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से जा करके क्या होगा, ये सब कुछ इधर चला जाएगा, और आपकी एच की जो वैल्यू आ जाएगी वो 6 मीटर आ जाएगी। थोड़ा सा मेहनत करके सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि फ़ोन पे स्क्रीन पे स्पेस बहुत कम है। आप लोगों की दुआ है जल्दी आपके लिए लैपटॉप ले लेंगे, उससे करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि एक नियमित बहुकोण का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री है, ठीक है। एक नियमित बहुकोण का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री है, तो इसकी कितनी भुजाएं होंगी, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है, सभी को पता है कि एक आंतरिक कोण 150 डिग्री, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो मान लेंगे इसकी भुजा जो है ना वो कितनी है, वो n है, ठीक है भुजा n है। तो क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे n-2 इंटू 180, ठीक है 1-2 180, और इक्वल टू n इंटू 150, क्योंकि 150 डिग्री हमको दिया हुआ है। अब सिंपल सा इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि ये बच्चों वाला क्वेश्चन था। तो 12 राइट आंसर, क्या 12 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा आपने कितना सही। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको जानना जरूरी है आपके लिए। तो कहते हैं साइन थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान कितना होता है। जो साइन थीटा है इसका अधिकतम और न्यूनतम मान होता है 1 और 0, ठीक है। अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है, और न्यूनतम मान इसका कितना होता है, 0 होता है। तो याद रखेंगे दोनों की वैल्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 1 और 0 जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं यहाँ पे साइन ए प्लस बी इक्वल टू डैश है, ठीक है। साइन ए प्लस बी का बेसिकली यहाँ पे एक फार्मूला ही पूछ लिया गया है। मैं बता रहा हूँ 10th लेवल का है, ज्यादा कठिन आपका एग्जाम आएगा नहीं, ठीक है। तो आप देखिए साइन ए प्लस बी यहाँ पर है, तो ये फार्मूला है आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या होता है, साइन ए कॉस बी इंटू प्लस में होगा कॉस ए साइन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है पहला वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं एक खंभे का उन्नयन कोण जो एक बिंदु से जो खंभे के पाद से 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 90 में अब यहाँ पे आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो चलिए देख लेते हैं। तो एक यहाँ पे आपको त्रिभुज बनाना है, ठीक है त्रिभुज क्या मतलब एक चित्र बनाना है। तो कहते हैं यहाँ पर कि जो आपकी एच ये वाली फाइंड करनी है, और ये आपको दिया हुआ है 15, ठीक है ये आपको 15 दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पे 30 दिया हुआ है, ठीक है ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये आप इस तरीके से याद कर रखे कि नहीं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कि साइन कॉस टेन, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो टेन 30 जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एच है, अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल से क्या कहेगा, टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1√3 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे 1√3 हो जाएगी, फिर यहाँ पे 1h15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए h निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिएगा 15 हो जाएगा, 15/√3 होगा। इसके बाद यहाँ पे √3/√3, √3/√3 इसलिए कर रहे हैं ना, ये तो आ जाएगी। इसको आपको क्या करते हैं, इसको रूट हटाने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, रूट हटाने के लिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखेंगे ये आपका नीचे कितना हो जाएगा, ये चलिए इधर दिखा देता हूँ, तो ये आपका नीचे रूट रूट की गुणा होती है तो हट जाता है रूट, ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे 15√3 हो जाएगा, 15 हो जाए तो 5√3 वैल्यू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सीधा 5√3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से आप कर रहे थे, बहुत अच्छे प्रश्नों का लेवल है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि 3/4 रेडियन का अंशों में मान बताना है। ठीक है, 3/4 का जो रेडियन का अंशों में मान है वो आपको बताना है। तो देखिएगा ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो उससे पहले बता दूं कि दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है। तो इससे पहले 7 से 8 प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी इसमें डाल रखे हैं, तो उनको जाकर देखना बिल्कुल ना भूलें। तो हमको दिया क्या हुआ है, 3π/4 दिया हुआ है, तो हमको रेडियन का आंसर में मान बताना। सिंपल से करने का है, 180 बटा यहाँ पे पाई से इसको हम कर देंगे गुणा, तो क्या हो जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा क्या होगा, 135 डिग्री आ जाएगा, क्या 135 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अब यहाँ पे नंबर सिस्टम है, क्वेश्चन 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 78 है, तो जो कौन सी है, तो बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग इतना है, तो बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी। तो देखिएगा ये तो बहुत ही आसान है, मान लेते हैं पहली संख्या x है, दूसरी x+1 है, तो और तीसरी जो है वो x+2 है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 78 के बराबर है। तो कहते हैं कि योग है तो ये सबको जोड़ लेंगे। तो चलिए सबको अगर हमने जोड़ लिया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x आ जाएगा, 3x आ जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर जो आपकी और वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, 78 - 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 75। अब ये हो जाएगा कितना, x की वैल्यू जाएगी 25 आ जाएगी, x की वैल्यू 25 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे बीच वाली संख्या पूछा गया था, बीच वाली संख्या को हमने x+1 माना था, तो x हमारी 25 आ गई है, +1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका 26 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगले में कहते हैं आंकड़े आपको दिए हुए तो इसकी मध्यिका क्या है। ये आपके आंकड़े देखिए, ऐसे प्रश्न आपके आएंगे सिलेबस में दिया हुआ अच्छा खासा। ठीक है, इसकी मध्यिका क्या होगी ये आपको बताना है। तो सिंपल सा देखेंगे, तो आज के लिए करना, मान लीजिए आपको रैंडम दिए होते तो इसको आपको सबसे पहले आरोही क्रम में विकसित करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आरोही क्रम में दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3, इसमें टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी n है, यहाँ पर आपको 10। ठीक है, अब करना क्या है, इसमें बीच वाला पद निकालना होता है। तो बीच वाले में कैसे, टोटल 10 है तो पांचवा प्लस, तो कैसे निकालते हैं मध्य का, पांचवा प्लस यहाँ पे छठवां पद अपॉन में यहाँ पे 2 कर देंगे, बस आपको राइट आंसर मिल जाएगा। तो पांचवा पद इसमें से कौन सा होगा, ये 8 हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये पांचवा है, और यहाँ पे छठा कौन सा है, छठा भी 8 है, तो 8 8 16/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे, 16/2, 2 8 16, 8 ही तो इसका राइट आंसर है, सब 8 8 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो यहाँ पे देखिएगा कहते हैं कि किसी राशि पर 5% की ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चतुर्थी या साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 है, तो वह मूल ज्ञात करना है आपको। तो देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे, सिंपल सा आपको यहाँ पे डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, डिफरेंस का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, तो CI ये आपका फॉर्मूला होता है, CI - PR/100, ये आपका स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपको डिफरेंस जो दे रखा है, कितना दे रखा है, साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस 2 दे रखा है, तो 2 डिफरेंस ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या रखा है, पी कुछ दे नहीं रखा है। फिर यहाँ पे देखिए आर हमको दे रखी है 5%, क्योंकि रेट जो होती है 5% दे रखी है। उसके बाद अपान में 100 होता है, और फिर यहाँ पे 2 वर्ष के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा, पी आ जाएगी वो हमारी 800 आ जाएगी। क्या होगा, 800 राइट आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा इसी तरीके से बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका
कुछ भी हो सही होगा, लेकिन 800 राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन भी दिखा देते हैं। तो चलिए ऑप्शन बी आपका ए 80 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं 48 और 12 का माध्य अनुपातिक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 48 और 12 का जो माध्य अनुपातिक है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो माध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान, तो माध्य अनुपात यहाँ पे लिख लेंगे एक बार। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का यहाँ पे रूट कर देंगे जोड़ करके। ठीक है, 48 माफ कीजिए गुणा करके। ठीक है, 12 ये हो गया। अब यहाँ पे सिंपल से 24 ही आएगा। ठीक है, याद रखेंगे ऐसे ही आपको करना है, 24 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। बहुत ही आसान था ये बच्चों वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि एक ट्रैक 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा है, तो टैंक आयतन क्या होगा। टैंक लिखा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, टैंक बोला गया है। तो टैंक का यहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखेगा वॉल्यूम जो होगा इसका क्या होगा वो आपको निकालना है। तो देखेंगे क्या होगा, इसकी वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो यही फार्मूला आपको लगाना है। क्या होगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1.5 हो जाएगा। बहुत ही अच्छे सवाल हैं। देखिए ऐसे ही सवाल आएंगे, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन हो सकती है, लेकिन अब जो है हिंदी क्वेश्चन नहीं देता है TCS बिल्कुल भी। तो 36 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, कहते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है। ठीक है, कौन सा बिंदु जो है वो y अक्ष पर स्थित होगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो y अक्ष पर स्थित होगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 0 ये और 5। ठीक है, 0 और 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए x जो है 0 हो जाएगा, y। ठीक है, तो ये क्या होगा 0 और 5। ये देखो ये होता है आपका y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस। तो 0 और 5 वैल्यू। ठीक है, 0 यहाँ से होगी यहाँ पे। ठीक है, ये 5 इधर हो जाएगा। तो याद रखेंगे 0 और 5 जो है ना ये आपके x एक्सिस पर एक होगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अगले में कहते हैं यहाँ पर कि बेलनाकार बर्तन का व्यास, चलिए कहाँ गए भैया, बेलनाकार बर्तन का व्यास अपने व्यास का दोगुना हो जाता है यदि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऊंचाई में परिवर्तन क्या होगा। ये चीज़ पूछा गया है क्वेश्चन में। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो अब कहते हैं कि व्यास अपने व्यास का दोगुना हो जाता है यदि आयतन में कोई परिवर्तन है, तो ऊंचाई में परिवर्तन क्या होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे देखें, इसका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर। अच्छा होगा इसका फार्मूला कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये कहते हैं इसका दोगुना हो जाता है। क्या होता है, ये व्यास ही इसका जो आर है ना, रेडियस है ना, ये इसकी दुगुनी हो जा रही है। ठीक है, तो ये देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर x2 दोगुना कर देंगे इसको हम। चलिए दोगुना कर दिया, अभी आपका हो गया h। ठीक है, अब यहाँ पे दोगुना हो गया। अब इसको काट पीट लेंगे, तो काटने पीटने के बाद यहाँ पे देखिए ये पाई कट जाएगा, ये भी हमारी पाई कट जाएगी। तो हमारा जो h आएगा ना यहाँ पर वो आएगा H/4। इसको हम बड़ा वाला h मान लेंगे कि 2 है तो इसको मान लेते, तो H/4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब देखिएगा d का मतलब क्या होता है, 2r होता है। क्या होता है, ये आपका डायमीटर जो था वो 2r के बराबर है, ये चीज़ पूछा गया था। तो ठीक है, ये आपका हो गया डायमीटर 2r के बराबर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4। जो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार फिर से आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आर क्या होती है, ठीक है, ये बोलता है कि व्यास दोगुना हो जाता है। व्यास होता है बेसिकली क्या है, वो होता है यहाँ पर इसका दोगुना होता है, रेडियस का दोगुना होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यहाँ पे इसको 1h बड़ा मान लेंगे, बस यही आपको ध्यान में देना था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो अगले में कहते हैं कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 30 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है, इस सौदे के लाभ % की आपको गणना करनी है। तो देखिए बहुत आसान ही है क्वेश्चन, तो इसको भी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। तो कहते हैं 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस यानी कि SP, या फिर कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, किसके बराबर है, 30 वस्तुओं के लागत मूल्य, 30 वस्तुओं के लागत 30 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर। ठीक है, 30 CP हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा जो आपका SP/CP जो हो जाएगा, अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो सिंपल सा बात है, इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 30/20 हो जाएगा। यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। 3/2 यहाँ पे आ गया। अब वही तो पूछा है कि इस % लाभ % कितना हुआ। तो SP यहाँ पे 3 है, CP 2 था, 1 रुपये का लाभ हुआ। तो यहाँ पे देखिए एक डिफरेंस आ जाएगा। तो इधर चलिए कोने में आइए, तो 1/2 इंटू
100 हो जाएगा, यहाँ पे 100 में निकालते हैं ना लाभ, तो क्या हो जाएगा 50% लाभ आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा 50%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपको ये प्रॉफिट लॉस वगैरह है नहीं सिलेबस में, लेकिन देखिए वहाँ पे लिखा फंडामेंटल वाला कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। बाद में मत कहिएगा आपने तो कुछ और ही बताया था, आया कुछ और ही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं, तो चलिए नंबर का क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस प्रैक्टिस सेट का नंबर सिस्टम का। तो देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर 5 है, तो दो संख्या मान लेते हैं a माइनस बी जो है ये 5 हो जाएगी, ठीक है। फिर कहते हैं उनके वर्गों का अंतर है, वर्गों का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना दे रखा है, ये 105 दे रखा है। कहते हैं इनका औसत निकालना है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। ए यहाँ पे माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू क्या होगा, 105 हो जाएगा, 105 है। एक ये ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे रख ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू इसकी रख लीजिए मान लीजिए 5, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 105/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कट के कितना जाए 21 आ जाएगा, तो ए प्लस बी 21 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यही तो बोला था, ए प्लस बी हमारा 21 आ गया है। अब औसत निकालना है, तो दो संख्याएं हमारी, दो संख्याएं हैं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी अपॉन 2 कर लेंगे, 21/2 हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से, तो 10.5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी क्या आया था, ये हमारा 21 आ गया, ठीक है। औसत कैसे निकालते हैं, जितनी संख्या है उसके नीचे उतने से कर देंगे, तो 2 से अगर यहाँ से नहीं, ठीक है, अगर यहाँ पे है तो अपॉन में 2 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 10.5 राइट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा सी हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट भी पसंद आया होगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा, आप इस पर अगर ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे इसको, तो मैं जितना भी दिन बचा है 2-4 दिन डेली एक प्रैक्टिस सेट निकाल दूंगा आपके लिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए हमारे चैनल पे जल्दी से जल्दी आप मैसेज किए 7238804081, ठीक है। आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगी सारी की सारी पीडीएफ। इतने हैं क्वेश्चन ना, तो जानते प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भला हो सकता है। थैंक यू सो मच।